अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची के मामलात, ख़ास तौर पर कराची में गैर कानूनी तामीरात, तजाविज़ात, कब्ज़ा माफिया, इस हवाले से मुतअद्दिद अहकाम जारी कर चुकी है। इन अहकाम के नतीजे में ये तजाविज़ात, ये गैर कानूनी तामीरात जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, शहरी हुकूमत, सिंध हुकूमत की करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी के नतीजे में सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर कुछ अरसे बाद इनके खिलाफ अहकाम देती है और फिर एक एक्शन शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक्शन कल से फिर जारी है, जब क्योंकि कराची में सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री इस वक्त काम कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल ये बेंच है। चीफ जस्टिस की भरपूर कोशिश है कि आए दिन मुख्तलिफ इलाकों में सिंध हुकूमत की ईमा पर होने वाले कब्ज़ों को सद्देबाब किया जा सके, नाजायज़ तजाविज़ात को ख़त्म किया जाए, उनका इन्हदाम हो। आज चीफ जस्टिस ने अलादीन पार्क को उसकी असल शक्ल में बहाल करने का जो हुक्म दिया था, उसके हवाले से एक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म में कहा गया था कि अलादीन पार्क में पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग एरिया को गैर कानूनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अलादीन पार्क का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले वहाँ पर एक इमारत जो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, उसको भी मसमार कर दिया गया था। अब इंतजामिया से कहा गया था कि 2 रोज़ में कार्रवाई मुकम्मल करे और आज इन अहकाम पर अमल दरामद के लिए KMC और दीगर इदारे हरकत में आए। अलादीन पार्क 52 एकड़ पर मुहित है, जिसके 10 एकड़ पर पवेलियन एंड क्लब, जबकि 2.5 एकड़ पर 450 के करीब दुकानों पर मुश्तमिल शॉपिंग मॉल कायम कर दिया गया था। वहाँ पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग भी थी जो कि इससे पहले ही मनहदम करवा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आज इसको मसमार करने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ, मगर ऑपरेशन के आगाज़ पर दुकानदारों और क्लब के मुलाजमीन, यकीनन ये वो सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जिनका वहाँ से कारोबार मुंसलिक है, वो सड़कों पर निकल आए, बेताबों के सामने आए। पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी। यकीनन बहुत ही मुश्किल और बहुत ही तकलीफदेह मनाजिर थे। ये तो एक मंजर था और ये मनाजिर हम हर थोड़े दिन बाद कराची में देखते हैं। आज ही FB एरिया में एक ST प्लॉट पर तजाविज़ात को मसमार किया गया। गुज्जर नाले और रंगी टाउन नाले के गिर्द तजाविज़ात पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया था कि किडनी हिल पार्क की ज़मीन को 2 दिन में मुकम्मल तौर पर वागुजार कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले कई महीनों से किडनी हिल पार्क पर जो कब्ज़ा हुआ है उस हवाले से इक़दाम कर रही है। ये वही किडनी हिल पार्क है जिसके हवाले से नैब में भी मुकदमात चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक DHA की रिहाइशों को पानी की अदम दस्तयाबी के केस में चेयरमैन वापडा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 के मंसूबे की रिपोर्ट समेत कल ज़ाती हैसियत में तलब भी किया गया है कि कराची के K4 के मामले पे क्या कुछ हो रहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोट बेसिन में कसीरुल मंजिला इमारात की तामीरात से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब की है और आइंदा समात में तामीराती मंसूबे पर काम रोकने की हिदायत की है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि कॉम 1, कॉम 4, कॉम 5 बादियो नज़र में समंदर की अराजी पर हैं। कराची में कब्ज़े सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के मंशा के बगैर नहीं होते। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शारह कायदीन पे नस्ला टावर जो कसीरुल मंजिला इमारत बन गई थी उसको मुनज़्ज़म करने के अहकाम दे रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ब्यूरोक्रेसी, सिंध हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी तामीरात कराती है, उसके खिलाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि सिंध हुकूमत के इन करतूतों की सज़ा आखिर में बेचारे मासूम अवाम को ही भुगतनी पड़ती है। और इस पूरे मामले में जितनी भी ये तामीरात हैं, जितनी भी ये तजाविज़ात हैं, जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं, यहाँ पे पोर्शन बनाने का काम जो है वो आज के दिन भी बहुत ही बरक़ रफ्तारी से जारी है। यानी कि छोटे छोटे घरों पे 2-2, 3-3 मंजिला फ्लैट्स बना दिए जाते हैं और ये सारा अमल जारी होता है। मगर आज तक कभी भी किसी उस शख्स को जिसने इसकी इजाज़त दी हो, वो इदारा जिसकी ब्यूरोक्रेसी ये इजाज़त देती है, वो लोग जो ये गैर कानूनी तामीरात और तजाविज़ात करा के अरबपति खरबपति बन गए हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन हुआ है तो आखिर में उन लोगों के खिलाफ जो कि इसके ख़रीदार होते हैं या वो वहाँ पे मुकीम होते हैं या वो कारोबार कर रहे होते हैं, और ये मासूम गरीब अवाम होते हैं। और ये मासूम गरीब अवाम कराची के लोग हैं जो कि इसकी सबसे बड़ी सज़ा पा रहे हैं और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके मज़े हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई सख्त हुक्म या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई का हुक्म नहीं सामने आया है और यही वजह है कि लोग सरापा एहतजाज हैं। इस मौजू में बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ कराची में असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, ये बताइएगा आज और क्या क्या हुआ है और कल क्या क्या होगा। आप इस वक्त ये अलादीन पार्क के पास मौजूद हैं?
कामरान खान साहब, मैं अलादीन पार्क के सामने मौजूद हूँ और आपने कहा तकलीफ दे मनाजिर दिन में देखे गए जब लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस की शेलिंग हुई और कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। वही तकलीफ दे मनाजिर इस वक्त भी हैं। जो दुकानदार हैं, 450 से ज़ायद ये दुकानें हैं और उसके दुकानदार अब यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं। हमसे कुछ दुकानदारों ने आके बात की कि जो ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो राष्ट्रीय अफसरान है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हों, जिन्होंने KMC के, जिन्होंने हमें ये लीज दी है, जिन्होंने हमें यहाँ पर बिठाया था, जो हमने ज़मीनें खरीदी थी, उनको कौन गिरफ्तार करेगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हमारी दुकानें मिसमार की जा रही है, हमें कल तक का वक्त दिया गया है, सुबह 8 बजे तक दुकानें खाली करने का और उसके बाद कल यहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। आज कोई अगर ये कहा जाए कि मज़ाहमत के पास बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सका, एक मरकजी दरवाज़ा जो अलादीन पार्क का है और ये 2.5 एकड़ की ये जगह है, मजमूई तौर पर ये जगह 52 एकड़ की है, तो ये 2.5 एकड़ जगह में 450 दुकानें, एक शॉपिंग सेंटर और एक रेस्टोरेंट है। तो बाउंड्री वॉल मुनद्दिम की है, रेस्टोरेंट खत्म किया गया है और शॉपिंग सेंटर, दुकानें अभी मौजूद है। कल 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। जो एक UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास कोई 4 एकड़ का प्लाट था, खान साहब, पार्क की ज़मीन थी, उस पर कच्ची आबादी से लीज लेकर के 2 हज़ार गज के और 2 500 गज के प्लॉट बनाए गए थे। वो प्लॉट जो है उसकी तामीरात वहाँ पर मिसमार कर दी गई हैं। गुजर नाला और औरंगी नाला, उस पर भी आज कुछ काम किया गया और ये दावा किया जा रहा है SBA से, जो एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से, कि तकरीबन 1700 दुकानें हैं जो तजावुज़ात हैं वो मिसमार की गई हैं। 11 किलोमीटर का इलाका है औरंगी टाउन का। इसके अलावा एक किडनी हिल पार्क का आपने जिक्र किया खान साहब, वो 62 एकड़ की जगह है और जो एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम वो ये दावा करते हैं कि ये जगह खाली करा ली गई है। लेकिन कल रात भी वहाँ एक मस्जिद है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि उस मस्जिद को भी खाली कराया जाए। जब मस्जिद नबवी की ज़मीन भी खरीदी गई थी तो ये जगह भी वहाँ पर ख़त्म की जानी चाहिए। मस्जिद इंतज़ामिया ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो जो तामीरात हैं वो उसको खुद ही ख़त्म कर देंगे, मिसमार कर देंगे, उसको हटा देंगे, जिसके बाद उनको 1 दिन का अब वक्त दिया गया है। इस कार्रवाई के मुतालिक कल बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को ये जो रिपोर्ट आज जो काम किया गया तजावुज़ात का। लेकिन जितनी बड़ी कार्रवाई आज हो जानी चाहिए थी वो कार्रवाई बहरहाल नज़र नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असलम खान मौजूद थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद आलमी सियासत पे एक बहुत अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। मगरिब के तमाम अहम ममालिक मुत्तहिद हो गए, एक इत्तेहाद बना लिया है और ऐलान किया है कि वो चीन का मुकाबला करेंगे, चीन को हदफ अव्वल करार दे दिया है। पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। एक जानिब अमरीका मगरिब होगा और दूसरी जानिब चीन, और एक नई सर्द जंग का आगाज़ होगा हमारी सरहदात पर। इसकी बात करते हैं, तफसील से इसका जायजा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। खबर की दुनिया। आज पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामेंट एक शर्म का मंजर बन गया और पूरे पाकिस्तानी कौम, जिसको अगर जमहूरियत पे नाज करने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो मनाजिर सामने आए जो कि शायद ना आते तो बेहतर था। लेकिन बहरहाल ये वो मनाजिर थे जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए इस अंदाज से। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली पहले मछली बाजार बन गई और ये बजट के बाद का इजलास है जो वहाँ जारी था। उसके बाद फिर बजट की किताबें एक दूसरे पे मारी जा रही थी और फिर यही कौमी असम्बली का फ्लोर लगता था कि एक वॉर जोन बन गया है। आज कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अरकान ने बड़ी ढिठाई और बेहयाई के साथ घंटों गालम गलोच की, जूता पैजारी का मंजर देखा और फिर हुकूमती अरकान ने मुगल्लिज़ात बकने में कोई कमी न रखी, ना अपोजिशन ने फौज गुफ्तगू में कोई कसर छोड़ी। लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, उनकी ज़बान, उनकी गुफ्तगू, उनका गुफ्तार शर्मिंदगी का सामान था। नतीजतन यही वजह है कि आज 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब अरकान की कानून साज असम्बली ओ बाशों का अखाड़ा लगता था। ये हमें कहने दीजिए। आज कशीदगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन ख़ुसूसी अली नवाज आवान ने मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर को बजट किताब दे मारी। इसके बाद दो तरफा तूफान बदतमीज़ी शुरू हो गया, जिसके बाद स्पीकर असर को इजलास मुलतवी करना पड़ा और बीच बचाव के लिए कौमी असम्बली की सिक्योरिटी का अमला अंदर आ गया। कल भी वफाकी बजट पर बहस से मुतालिक इजलास में अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान नारेबाजी हो रही थी। गैर पार्लिमानी रवैये का आम अमल देखा जा रहा था। शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होती ही हुकूमती अरकान ने एहतजाज और शोर शराबा किया। कल भी हंगामा रही कि भाई स्पीकर ने 20 मिनट के लिए कार्रवाई रोक दी थी और फिर दोबारा भी इजलास मुलतवी करना पड़ा था और बिल आखिर आज इजलास दोबारा शुरू नहीं हो सका। इस मौजू में बात करते हैं और आज कौमी असम्बली का मंजर बराह रास्त देख रहे थे। हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं।
यासिर बताइएगा कि क्या आज किस वक्त कैसे हुआ, ये कैसे मामला शुरू हुआ और फिर इस दौरान क्या क्या मंजर देखने में आए? जी बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, आज का जो कौमी असम्बली का इजलास था, पार्लियामेंट की रवायत के मुताबिक ये है कि जब बजट पेश हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद अपोजिशन लीडर जो है वो उसके ऊपर बहस शुरू करते हैं। तो आज भी अपोजिशन लीडर को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से मुखातिब किया गया और उन्हें कहा गया कि अपनी बहस जो है वो शुरू करें, अपनी तकरीर को शुरू करें। जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो जो हुकूमती बेंचेस थे उनके ऊपर शाह महमूद कुरैशी अपनी सीट के ऊपर खड़े हुए, उनके साथ साथ शफकत महमूद थे, फवाद चौधरी थे, अली अमीन गंडापुर थे, शहरियार अफरीदी थे, मुराद सईद थे, तमाम वज़रा शीरी मदारी थी। वो अपनी बेंचेस के ऊपर खड़े हो गए हुकूमती बेंचेस पर और उन्होंने डाइस बजाना शुरू कर दिए। जो बजट की कॉपियाँ थी वो डाइस के ऊपर मारना शुरू कर दी। इसी दौरान जो बैक बेंचर्स हुकूमती थे उनकी जानिब से सीटियाँ निकाल ली गई, सीटियाँ बजानी शुरू कर दी गई। जब ये मामला मज़ीद बिगड़ा, सीटियाँ बजनी शुरू हुई, नारे, फिर अपोजिशन ने भी नाराबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 20 मिनट की ब्रेक कर दी। 20 मिनट की ब्रेक के दौरान ही हमने देखा कि जो अली नवाज अवान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और मुआविन खसूसी भी हैं वज़ीर आज़म के, उनकी जानिब से वो आगे बढ़े। उनके हाथ में एक कॉपी थी। उन्होंने इकबाल वड़ैच जो हैं टोबा टेक सिंह से जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उनको जो है वो बजट की कॉपी मारी। जब उन्होंने कॉपी मारी इसी दौरान गालम गलोच भी हुई, शेख रोहेल असगर ने भी उनको गालियाँ दी और जो अली नवाज अवान है उन्होंने भी शेख रोहेल असगर को भी और इकबाल वड़ैच जो हैं उनको भी गालम गलोच की। इसी दौरान स्पीकर ने 20 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया। जब 20 मिनट का वक्फा होने के बाद दोबारा स्पीकर वापस पहुंचे और दोबारा इजलास शुरू हुआ तो फिर दोबारा से यही रवायत जो है वो पकड़ी गई और इसी को दोबारा से नारेबाजी भी हुई। फिर अपोजिशन ने भी गालम गलोच शुरू कर दी, नारेबाजी करती रही और जो शहबाज शरीफ हैं अपोजिशन लीडर, उनको स्पीकर ने कहा कि वो अपनी तकरीर जारी रखें। तो इस दौरान जब दोबारा देखा गया कि जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं, चूँकि एक दूसरे की जानिब बार बार बढ़ते थे और पार्लियामेंट की रवायत में पहली दफ़ा ये भी देखा गया कि जो अपोजिशन लीडर हैं वो तकरीर कर रहे हैं और उनकी तकरीर के दौरान उनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं अपोजिशन के, उन्होंने उनको घेरा डाला हुआ था कि उनको कुछ हो ना जाए। जब शहबाज शरीफ के ऊपर हुकूमती बेंचेस से कॉपी फेंकी गई बजट की और वो उनको नहीं लगी, उनके सामने डेस्क के ऊपर गिरी, तो उस दौरान हमने देखा कि जो मामलात हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए और ख़राब होने की सूरत में स्पीकर असद कैसर जो है वो बार बार उन्होंने सार्जेंट तलब कर लिए थे दूसरी बारी में। लेकिन जब उन्होंने तलब किया, तलब करने के बाद उन्होंने बार बार बोलते रहे, बड़े बेबस दिखाई दिए हमें। वो कहते रहे कि इनको पीछे करें, दोनों जानिब से हुकूमती अरकान को भी पीछे करें, अपोजिशन अरकान को भी पीछे करें और शहबाज शरीफ जो है उनको तकरीर करने का मौका दिया जाए। लेकिन इस किस्म का किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें होती हुई आज दिखाई नहीं दी। और इसी दौरान जब वो कॉपी गिरी, अपोजिशन की जानिब से भी धक्कम पेल शुरू हुई और हुकूमती मिनिस्टर भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने पहली बजट की कॉपी जो है वो फेंकी और उसके बाद फिर जो पार्लियामेंट के अंदर के जो मनाजिर थे, एक दूसरे की जानिब जो है वो पिंक कलर की जो बुक्स होती हैं बजट की वो फेंकी गई, ग्रीन कलर की बुक्स थी वो फेंकी गई, बजट की कॉपियाँ फेंकी। इस दर्दनाक तकलीफ दे सूरत हाल का तज्जिया हासिल करते हैं। दर्दमंद पाकिस्तानी इस पूरी कैफियत को कैसे देख रहे हैं, उसके लिए हमने ख़ास तौर पर आज दावत दी है जनाब अहमद बिलाल महबूब को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। पिलडाट वो इदारा है जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और हमारी पार्लियामेंट को बहुत गौर से देखता है, उस पर निगाह रखता है, उसके मामलात पे बड़ी सैर हासिल रिपोर्ट्स देता है। अहमद बिलाल साहब, वैसे तो हमने कौमी असम्बली में इस किस्म के मनाजिर, अफसोस की बात है कि हमारे लिए कोई गैर मामूली अमल नहीं है, लेकिन आज जो गुफ्तगू, जो अंदाज़, जो तरीक़ाकार और जितनी बड़ी तादाद में अरकान एक दूसरे के साथ गालम गलोच, जूतम पैजार, एक दूसरे पर बजट की किताबें मार रहे हैं, ये तो इससे पहले नहीं देखा। यानी कि हम मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार है हमारी ये जो हमारे कानून साज हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। आपने शुरू में जो बताया था कि आज जमहूरियत के लिए एक बहुत शर्मनाक दिन है, वो बिल्कुल सही कहा था आपने। इस किस्म के वाक़यात तो खैर एक तसलसल है जो पेश आता रहता है, लेकिन अब ये एक नए नुक्ता अरूज को छू लिया है इस तनज़्ज़ुली ने। आज आप
इत्तेफाक की बात है कि बजट पे डिस्कशन हो रही थी। बजट की जो किताबें हैं ये कोई तकरीबन 3-4 इंच मोटी होती हैं, अच्छी खासी भारी होती हैं, और इनको अगर इस्तेमाल किया जाए बतौर असलहा के तो इससे किसी आदमी की मौत भी वाक़ई हो सकती है। और मुझे ये मालूम हुआ है कि कम से कम एक फाजिल रुकन असम्बली, खातून रुकन असम्बली, उनको ये लगी और वो ज़ख्मी हुई है। अल्लाह उनको महफूज रखे। लेकिन मुझे उससे एक बहुत भयानक वाक़या याद आ गया कि यूनाइटेड पाकिस्तान की मशरक़ी पाकिस्तान असम्बली में इसी तरह के तशद्दुद से स्पीकर साहब ज़ख्मी हुए थे और फिर स्पीकर साहब जाके अस्पताल में दम तोड़ गए थे और उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर मार्शल लॉ लग गया था। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं कोई बुरी हालात की फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये हालात अगर इस तरह होते रहेंगे और असम्बली के अंदर यही मंजर जारी रहेगा तो फिर हमें बुरे दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक बात है। और एक अफसोसनाक बात ये भी है कि जनाब स्पीकर भी बहुत बेबस नजर आए और वो भी अपने इख्तियारात जो उनको हासिल हैं वसीतर के अरकान असम्बली को सेशन से बाहर निकाल देते, उनको सस्पेंड कर देते। उन्होंने वो भी नहीं किया और तसलसल के साथ ये खिलाफ वर्जियाँ कल से जारी हैं, उनको नहीं रोक सका। और ये बहुत ही अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ़ की बात थी और अनएक्सेप्टेबल बात है। और इस पर हुकूमत के लोग या वो लोग जिन्होंने ये काम किया, उनसे जब ये रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल एतमाद के साथ इसको डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि कोई हमें एक गाली निकालेगा तो हम 2 निकालेंगे, कोई हमें 1 थप्पड़ मारेगा तो हम 2 थप्पड़ मारेंगे, हम ये बहुत वाजे किए देते हैं। तो यही तो मंजर होता है अहमद बिलाल साहब गली कूचों में। और जब ये जब होता है तो शायद कुछ महज़्ज़ब शहरी तो ऐसा भी ना करते हो, लेकिन ये हमारे कानून साज ये गली कूचों वाला जो एक थर्ड रेट किस्म का माहौल कभी बन जाता है, तो वो उसकी अक्कासी कर रहे थे। और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वो जमहूरियत से क्या उनको लगाव रह गया है, मतलब कैसे वो कुछ सोचे ये कानून साज हैं, ये हुकूमतों की कारकर्दगी है, ये वज़रा की कारकर्दगी है, ये रोज़ाना के अमल है, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी पे उसके क्या असरात हैं, किस बात की जमहूरियत, क्या फ़ायदा उसका, और फिर ये पूरा माहौल। बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये देखिए कि ये हमारे मुल्क के जो इक़्तिसादी और माली हालात हैं उसमें इस मुल्क के गरीब अवाम लिटरली अपना पेट काट के पार्लिमानी अखराजात को अदा करते होंगे। कोई तकरीबन 5.5 बिलियन रुपए का सालाना खर्चा है कौमी असम्बली का। अगर आप उसे 120 दिन के मीटिंग्स पे डिवाइड करें तो तकरीबन कोई 4.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा है यौमिया। अब आप देखिए कि इन हालात में हम अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली के लिए एक नहायत ही ग्रैंड किस्म की असम्बली में बैठने का, एयर कंडीशन हॉल का इंतज़ाम करते हैं, उनके सफ़र का अखराजात, उनके DA का अखराजात, उनके लिए एक रिहाइश के लिए पार्लियामेंट्री लॉजेस, ये सारे इंतज़ामात क्या हम इसलिए करते हैं कि वहाँ पे खड़े होकर वो एक दूसरे को गालियाँ दें, उनके साथ गुत्थम गुत्था हो जाएं। तो ये इंतहाई अनएक्सेप्टेबल चीज़ है मेरे ख्याल में। बिल्कुल इस पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ये बड़ा अफसोस हुआ कि जो हुकूमती अरकान हैं, यकीनन उनसे हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट का और इस बजट सेशन का जो अमल है इसको जारी रखने में वो किसी सूरत से मावन साबित हो। सही है कि जब शौकत तरीन बजट पेश कर रहे थे तो उनकी कान पड़ी, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और उसी मुसलसल एहतजाज हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आज लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं, सब के बावजूद हुकूमती अरकान खामोश रहते और ख़ामोशी से उनकी बात सुन लेते, तो पूरी कौम के सामने क्या नमूना सामने आता और फिर ये अपोजिशन की कितनी अपनी खुद तज़ीक होती कि किस किस्म की अपोजिशन है। मगर आज तो हुकूमत वालों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये भी एक हमारे नई रिवायत कायम हुई है। पहले अपोजिशन इस किस्म के एहतजाज करती थी, वो भी दुरुस्त नहीं है कि असम्बली के अंदर वो शोर शराबा करें, प्लेकार्ड लेके आएँ और नारेबाजी करें और घंटियाँ बजाएं, सीटियाँ बजाएं। लेकिन ये एक नई रिवायत है कि आज हमने देखा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़राए कराम और हमारे एडवाइज़र्स और हमारे इसके स्पेशल असिस्टेंट्स वो भी तुर्की ब तुर्की बल्कि एक कदम आगे बढ़ के बिल्कुल अपने दावे के मुताबिक एक गाली के जवाब में 2 गालियां दे रहे थे। और आप सही कह रहे हैं कि अगर आज हुकूमत
एक डिसिप्लिन का मुजाहरा करती और अपोजिशन के लीडर की तकरीर सुन ली जाती, तो शायद अपोजिशन के लिए भी ये ना सिर्फ ये कि वो शर्मिंदा होते, बल्कि उनके लिए भी ये मुश्किल हो जाता कि आइंदा आने वाले इजलास में वो अपना शोर शराबा जारी रखें। तो हुकूमत ने भी ये बहुत बुरी रवायत कायम की है, और ये जो मनाजिर हैं ये मेरे ख्याल में तादेर उनको हॉन्ट करते रहेंगे, उनको याद दिलाते रहेंगे। हालांकि एक अमल हुआ था कल कि ये पेशकश हुई थी कि कोड ऑफ कंडक्ट बना लेते हैं, और स्पीकर के तहत जिसमें के कोड ऑफ कंडक्ट तय था कि किस किस्म की चीज़ें तय हो सके, मगर ये आई तो हुकूमत की जानिब से थी, मगर फिर अपोजिशन शायद उस पर मानी नहीं। बहरहाल दोनों का ही कसूर है, लेकिन इस किस्म का क्या अब कोई गुंजाइश है कि अब बन सके? एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ करना था, जो कुछ कर लिया, मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल हो सकता है। ये जितनी जग हसाई हुई है, लोगों के अंदर जितनी कंडेमनेशन इनको मिलेगी, जिस तरह से दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और मीडिया में, मेरे ख्याल में हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुल के इस पर तनकीद करें और उनको ये बताएं कि अगर ये काम हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और हम उनको किसी किस्म का एहतराम देने के लिए तैयार नहीं हैं कि अगर वो ये जारी रखेंगे तो शायद उनको इसको नज़रसानी करनी पड़ेगी और शायद उनको कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट एग्री करना पड़ेगा। इनफैक्ट कोड ऑफ कंडक्ट तो मौजूद है, और मैं ये भी तवक्को रखता हूँ कि स्पीकर साहब भी इस मामले में बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को इस्तेमाल करें और जो कोई भी इस किस्म की हरकत कल करे उसको असम्बली से बाहर निकाल दें और ये एक रिवायत सेट करें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो बेबसी के साथ वहाँ बैठे सिर्फ लोगों को खामोश रहने की तलकीन करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनके पास अथॉरिटी मौजूद है। उनको चाहिए उस अथॉरिटी को इस्तेमाल में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिलडाट, हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया में जैसे जैसे कोरोना माहौल ख़त्म हो रहा है, कोरोना काबू में आ रहा है, मईशत, कारोबार, तजारत, इसमें भरपूर तेज़ी आ रही है और वो तमाम मामला जो पिछले 1 साल से रुके हुए पूरी कुव्वत से दोबारा कारोबारी मामला, माशी मामला शुरू हो गए हैं। इसीलिए आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इसकी कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर चुकी हैं। ब्रिटिश ब्रांड, अमेरिकन क्रूड ऑयल और अरब लाइट की कीमतें 32 माह की अब बुलंद तरीन सतह पर हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका समेत पूरे खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान से 2 गुना कीमत पर जा चुकी है। इसलिए अब हर सूरत में हुकूमत के पाकिस्तान को भी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी हैं और ये उस पर लाजिम हो गया है, क्योंकि मईशत उस कीमत का बोझ उठा नहीं सकती जिस कीमत पे हुकूमत को ये पेट्रोलियम मसनूआत खरीदनी पड़ रही हैं और फिर जिस कीमत पर आवाम को फराहम की जा रही हैं। इस माली साल 2020 में अब तक आलमी मंडी में खाम तेल औसतन 70% इजाफे से $72 फी बैरल हो चुका है, लेकिन इस अरसे में पाकिस्तान की मुकामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजमूई तौर पर सिर्फ 10% इजाफा किया गया है। 70% दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में सिर्फ 10% हुआ है। हैरत की बात है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तो 5% से भी कम बढ़ी, मगर पेट्रोल 104 रुपये लीटर से बढ़ के 108 रुपये लीटर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आखिरी बार 5 माह कबल 15 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर की इजाफे की मंजूरी दी थी। उस वक्त आलमी मंडी में खाम तेल $54 फी बैरल था, जो 5 माह में 33% महंगा होकर अब $72 फी बैरल हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में 5 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बजाय 2 मरतबा कम की गई हैं। मईशत इस किस्म की अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकती, ये हम सब पाकिस्तानियों को जानना होगा। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने इस माली साल पेट्रोल और डीजल पर आए टैक्स में भी कमी की है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये से घटकर 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये से कम करके 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर है। दरअसल कोरोना माहौल के दौरान आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत ने आवाम को पहुँचाया ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझे कि ट्रांसपोर्ट का खर्च, यानी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत का खर्च आधा हो जाएगा तो महंगाई कब होगी, लेकिन पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा नाजायज़ मुनाफाखोर निकल गए, आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त भारत में पेट्रोल पाकिस्तान से 100%, जबकि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में 65% ज़्यादा महंगा है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल 108 रुपये फी लीटर है, जबकि इस वक्त नई दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भारतीय 96 रुपये 40 पैसे का है, यानी कि पाकिस्तान के 205 रुपये फी लीटर इस वक्त नई दिल्ली में पेट्रोल है। बांग्लादेश में पेट्रोल 89 रुपये फी लीटर है, जबकि पाकिस्तानी 164 रुपये लीटर में बिक रहा है।
यानी कि नेपाल में पेट्रोल इस वक्त नेपाल की कैफियत ये है कि 125 रुपये फ़ी लीटर है, यानी कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के तकरीबन 166 रुपये बनते हैं। श्रीलंका की भी यही कैफियत है और यही वो कैफियत है जिसको अब पाकिस्तान मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकता। इस सूरत हाल पर बात करते हैं तमाम पेट्रोलियम अमूर एनर्जी अमूर के माहिर जनाब सबीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ रिसर्च भी है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया सबीउल्लाह तारिक साहब। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के ये अगर हम कह रहे हैं कि अब नामुमकिन है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, ख़जाने के लिए कि पेट्रोल की कीमतें इसी सतह पर रखी जाएं जैसे हैं, जबकि आलमी मंडी में हर रोज़ पेट्रोल की कीमतों में, मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या मईशत इसका बोझ उठा सकती है? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने जो है वो पेट्रोल की कीमत काफ़ी टाइम से जो है वो उसी जगह पे रखी हुई है जहाँ पे जब पेट्रोल की कीमत बहुत कम थी। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारी जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है पेट्रोल की, वो जनवरी से लेके अभी तक 57 रुपये से 77 रुपये हो गई है, लेकिन पेट्रोल की कीमत तकरीबन वही है। और अगर आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी देखें, जो पिछले साल 30 रुपये हम 1 लीटर पे जमा कर रहे थे, फिर जनवरी में हम 22 रुपये जमा कर रहे थे, अब वो तकरीबन 4 रुपये और 80 पैसे के लेवल पे आ गया। तो ज़ाहिर है इस साल गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, वो तकरीबन 615 अरब रुपए है, जो कि पिछले साल हमने 450 अरब के लगभग रखा था टारगेट, और हम तकरीबन वो टारगेट पिछले साल वाला अचीव कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त चूँकि कीमत काफ़ी कम थी पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में, इस वजह से हम ज़्यादा डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर सकें। अच्छा, इसका दूसरा एंगल ये है कि अगर खुदा न खास्ता हम जो है वो पेट्रोल की प्राइस और डीज़ल की कीमत बढ़ा ना पाए, जैसे आपने कहा कि रीजनल कंट्रीज़ में यानी बांग्लादेश में और इंडिया में जो है भारत में, तो पेट्रोल की कीमत इससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बढ़ा ना पाए तो ज़ाहिर है हमारा जो FBR टैक्सेस का टारगेट है वो तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, लेकिन जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, और अगर हम ये पूरा ना कर पाए तो डेफिनेटली इसकी जो हिट है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे आएगी, वो हमें कट करना पड़ेगा अगर हम ये जमा ना कर पाए तो ज़ाहिर है इसकी बेयरिंग काफ़ी है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है कि जो भी चीज़ अगर इम्पोर्टेड चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो है पूरी कॉस्ट वसूल करनी चाहिए हुकूमत को। इस वक्त तकरीबन जो है पेट्रोलियम का शेयर हमारी टोटल जो दरामदाद हैं उसमें तकरीबन 21% है, तो ज़ाहिर है वो भी हुकूमत को देखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी, या जो हमारे बैरूनी खातों का जो तवाज़ुन है उसके लिए भी जो है वो गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि इसके ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। ये अच्छी बात है इसके अंदर कि हुकूमत जो है वापस सऊदी ऑयल फैसिलिटी की तरफ हम जो जा रहे हैं, तो उससे जो है वो ज़ाहिर है कैश फ्लो पे तो हमें इम्पैक्ट बेहतर हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है वो पैसे इवेंचुअली भरने भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ पेश करनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके अपनी तारीख़ में हमने देखा है कि मुतअद्दिद हुकूमतों ने, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 2007 की जाती हुई हुकूमत हो या उसके बाद की हुकूमतें हों, हमने आलमी मंडी को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की मसनूआत किसी कीमत पर रही है, हम पाकिस्तान में उसको उसकी आधी कीमत पे, उसकी पौनी कीमत पे, उसकी पाव कीमत पे बेचते रहे, और फिर ये सारा बोझ मईशत को उठाना पड़ा और ख़जाने से वो रास्ता चला गया। और ये तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है ना जब इस किस्म के हम जिसको हम अय्याशी कहते हैं उसमें मुब्तला हो जाएं तो। एब्सोल्युटली, इवेंचुअली पैसे जो है वो तो आवाम नहीं भरने। अगर आप खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पे रेवेन्यू कलेक्ट ना करेंगे और कर्ज़ा बढ़ेगा, तो वो कर्ज़ा फिर सूद समेत दोबारा आवाम नहीं भरना है। तो ये जो है अगर ये सोचना कि यहाँ पे आवाम पे बोझ नहीं पड़ रहा पेट्रोल की सूरत में डायरेक्ट कीमत में, तो वो इनडायरेक्ट बोझ जब वो कर्ज़ा बढ़ेगा तो वो कर्ज़ा को सूद समेत दोबारा हमने वापस करना होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि नेट तो ये बोझ आवाम के ऊपर पड़ना ही है। तो रादर इससे बेहतर ये है कि हम अगर उस कीमत को बढ़ा देंगे तो शायद इकॉनमी में थोड़ी एफिशिएंसी भी आ जाएगी, और जो है लोग इसकी तरफ मोहतात भी हो जाएंगे और इसका इकॉनमी के ऊपर लोड भी कम हो जाएगा। सबसे बड़ा कंसर्न हुकूमत का सबसे बड़ा यही होता है कि जाहिर है कि जब ये कीमतें बढ़ेंगी तो इससे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरी कीमतों की कॉस्ट बढ़ेगी, तो इससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई में इजाफा होगा। किसी तरह से मुमकिन है कि उसको मैनेज किया जाए? क्योंकि एक हमने बड़ा बिटर एक्सपीरियंस किया कि अभी जब ये पेट्रोल प्राइसेस दुनिया में कम हुई तो पाकिस्तान में वो बहुत एक बड़ा तेज़ी से हुकूमत ने उसको कम कर दिया था, जबकि हमारे रीजन में कहीं नहीं हुई थी। मगर हमारे यहाँ महंगाई पे असर उसका नहीं पड़ा था, कम होने का नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम कीमत बढ़ाएंगे तो उससे फ़ौरन जो है उसका असर पड़ेगा। इसको मैनेज किया जा सकता है या कंटेन किया जा सकता है? देखिए, दोनों चीज़ें इसके अंदर, एक तो ये कि कुछ चीज़ों की कीमतें हमारी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर है, आलू है, प्याज है,
इनकी कुछ कीमत जो है वो कुछ तो कॉस्ट ड्रिवन होती है और कुछ डिमांड सप्लाई ड्रिवन होती है। तो अगर जैसे क्रॉप अच्छी होती है, अगर माशाल्लाह हमारी इस साल जो ज़री क्रॉप्स हैं वो अच्छी हो रही हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जानी चाहिए जब आपकी सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें तो अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हुकूमत जो है ये 25 रुपये या 30 रुपये जितना इनका टारगेट अब बनता है पर लीटर, चूँकि 600 अरब कलेक्ट करना है, तो उस पे अगर ये पूरा का पूरा पास ऑन कर दें तो 1 परसेंटेज पॉइंट हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है इसका फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है, तो वो भी कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन बहरहाल वो कुछ ना कुछ डाइल्यूट भी होता है, क्योंकि सामने से अगर सप्लाई ज़्यादा हो चीज़ों की तो उसकी वजह से कीमतें भी कम हो सकती हैं। दूसरा ये कि अभी ऐसी उम्मीद है इंटरनेशनल मार्केट में कि यूएस की और ईरान की अगर डील हो जाती है तो उससे भी होपफुली जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस थोड़ी सी जो है वो नीचे आनी चाहिए। और जो है ये ओपेक की डील भी जैसे उसमें कट किया हुआ है, अगर वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट होता है, जैसे जैसे दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे भी होपफुली पाकिस्तान को इंशाल्लाह जो है वो एक अच्छा ब्रीदर मिल जाएगा। हुकूमत को ये चाहिए उस वक्त कि वो जो है बेनिफिट इस दफ़ा पास ऑन ना करे और रेवेन्यू कलेक्ट करे, ताकि जो है वो फिस्कल साइड पे इन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम क्योंकि दुनिया खुल रही है और पोस्ट कोविड दुनिया के असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी में बहुत तेज़ी आ रही है, तो एक जानिब तो जैसे कि कंजम्पशन ये फ्यूल का बढ़ रहा है, तो पेट्रोलियम मसनूआत उसकी तलब में इजाफा हो रहा है। दूसरी चीज़ों में भी जो जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट के अंदर, वो सब की कीमतें आसमान की तरफ जा रही है। तो हम पाकिस्तानियों को, हमारी हुकूमत को ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्ट पे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब हमें बहुत महंगी कीमत पे और हो सकता है कि बहुत मुश्किल से भी दस्तयाब हो, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एब्सोल्युटली, चूँकि कोविड की वजह से दुनिया में सप्लाई डिसरप्शन बहुत बड़ी हुई थी और जब दुनिया खुली है एक साथ, तो सप्लाई जो है वो कोप अप नहीं कर पा रही जो पेंट अप डिमांड थी। उसकी वजह से कीमतें मेटल्स की, ऑयल की, केमिकल्स की, या जो पेट्रोलियम ड्रिवन केमिकल्स हैं उनकी कीमतें, या ज़री अजनास की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है यहाँ तो पेट्रोलियम की प्राइस तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, तो गवर्नमेंट ने अपनी हिट लेके जो है वो प्राइस बर्दाश्त कर ली है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, मेटल्स की प्राइस है, स्टील है, कोल है और दूसरे मेटल्स हैं, एलुमिनियम है, उन सब की प्राइसेस तो काफ़ी बढ़ गई हैं और ज़ाहिर है वो इन्फ्लेशन की सूरत में भी सामने आ रही है। कॉटन है और उसका कुछ जगह तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी है, क्योंकि जैसे कॉटन है तो उससे, या गंदम है तो उसका कीमत का फ़ायदा, या शुगर केन है उसका फ़ायदा जो है वो तो पाकिस्तान के फार्मर को भी हो रहा है। लेकिन बहरहाल नेट चूँकि पाकिस्तान इंपोर्टर होता है चीज़ों का, तो उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी इम्प्लिकेशन है और इन्फ्लेशन की भी है और जनरल परचेजिंग पावर के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन भरपूर अंदाज से जारी है। अब लोग जोख दर जोख वैक्सीन लगवा रहे हैं और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के पास जितनी वैक्सीन है उस पर दबाव आया है। आज कराची, लाहौर और कुछ शहरों में उसकी कमी देखने में आई है। ये कमी कितनी कम मुद्दत के लिए है, मसला क्या हुआ है, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मावनी ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कल तक 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वैक्सीन कोरोना की लगवा चुके हैं, लेकिन आज पहली बार कराची और लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में वैक्सीन की कमी की खबरें आई हैं। आज दोपहर को ये खबरें सामने आई थी कि एक्सपो सेंटर कराची के वैक्सीनेशन सेंटर में साइनोफार्म, साइनोवैक और स्कैन साइनो की किल्लत हो गई है और पहली डोज के लिए आने वालों को एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है, जबकि चीनी वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आने वालों को बगैर वैक्सीन लौटाया गया। लाहौर में भी सुबह से ही खबरें आ रही थी कि पंजाब के दूसरे इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन कम हो रही है और अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम है। आज लाहौर के एक्सपो सेंटर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहली डोज लगवाने के लिए आने वालों के सैकड़ों शहरियों को दरवाज़ों से वापस भेजा और लोगों को बताया कि नादरा का डेटा अपडेट होने के बाद ही उन्हें वैक्सीन लगाई जा सकती है। ये भी इतलात आई हैं कि बहावलपुर और फैसलाबाद में वैक्सीनेशन रोक दी गई। गुजरांवाला, मुल्तान में भी वैक्सीन के स्टॉक में कमी रिपोर्ट की गई है, जबकि पंजाब के मुतादिद अजला में से 2 से 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक रह गया है, कम अज़ कम ये बताया गया है। मगर हकीकत और पूरी तस्वीर हासिल करते हैं, इसके लिए इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म के मावनी ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमाइएगा, एक बहुत ही ऐसन तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से पूरी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी थी, मगर आज ये कुछ काफ़ी एक कंसर्न वाली सिचुएशन नज़र आई कराची, लाहौर में और कुछ दूसरे शहरों में।
बहुत शुक्रिया जी। ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी ये दुरुस्त है कि इस वक्त पंजाब से भी, सिंध से भी हमें वैक्सीन में कुछ शॉर्टेजेस की इत्तला मिली है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गुज़िश्ता कई दिनों में वैक्सीन के इस्तेमाल में बड़ा खातिर खा इजाफा हुआ और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये एक इनकरेजिंग ट्रेंड रहा है क्योंकि हम चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और गुज़िश्ता 24 घंटों में जो हमारे अदाद शुमार थे उसके मुताबिक 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन एक दिन में लगाई। तो ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूर हुआ कि इसकी वजह से कुछ एक इसकी वजह से और दूसरा एक थोड़ी सी डिले आई है एक लेटेस्ट कंसाइनमेंट के पहुंचने में चंद दिनों की, सिर्फ चंद दिनों की, लेकिन उसकी वजह से ये एक प्रेशर बिल्कुल क्रिएट हुआ है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं। एक तो ये कि प्रोविंसेस के अंदर वैक्सीन की तादाद ज़रूर मौजूद है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब मुल्क भर में 2000 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स हों तो उसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन कई दफ़ा नहीं होती, कहीं एक जगह कमी होती है और दूसरी जगह मुमकिन है कि वैक्सीन अवेलेबल हो। लेकिन दोनों मिनिस्टर साहिबान और उनका स्टाफ जो है वो बड़ा एफिशिएंटली और कोशिश कर रहा है कि वे डिप्लॉय करें और कुछ हम जो नेशनल रिजर्व से थोड़ी सी वैक्सीन है वो भी भेजने की कोशिश करें। लेकिन ये आपको बता दूं कि ये सूरत हाल कुछ प्रेशर की अगले 3 से 4 दिन ज़रूर रहेगी, उसके बाद ये इंशाल्लाह रिलीव हो जाएगी बिकॉज हम एडिशनल सप्लाई जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आ जाएगी और अच्छी खासी तादाद में इंशाल्लाह आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब इसके लिए कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मिसाल के तौर पे अगले 3-4 दिन आपको सर्टेनिटी नहीं है कि कुछ मसाइल आ रहे हैं, क्यों नहीं 3 दिन के लिए रोक देते हैं? क्योंकि लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती है। अभी आपको मैंने कराची की बातें सुनाई, वहाँ पे लोग घंटों 2-2 घंटे लाइन पे लग रहे हैं, उसके बाद उनको बताया गया कि वैक्सीन नहीं है और ये एक बड़ी एक ज़ाहिर है कि तकलीफ दह सूरत हाल है। अगर मसाइल हैं तो इसको फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रोक दीजिए और फिर एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए ना जब ये काम शुरू हो, या ये कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया जी। आपसे आज गुफ्तगू का मौका और मकसद भी यही था कि ये बात हो ताकि इसमें वाज़े मैं आपको जवाब दे सकूं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसको अगले चंद दिनों को किस तरह से मैनेज करना है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी भी वैक्सीन की तादाद प्रोविंसेस के अंदर एक हद तक मौजूद हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की होता सिर्फ ये है कि जहाँ इतना बड़ा मुल्क हो और 2000 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर्स हों, वहाँ कई दफ़ा इसकी परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इतनी आसान नहीं होती। ये चैलेंज है, ये सप्लाई चेन का चैलेंज है, लेकिन बहरहाल ये कोशिशें उनकी तरफ से भी जारी हैं और हम भी इस एफर्ट में शामिल हैं कि उनकी सप्लाई जो है उसको वाज़े और क्लियर बनाया जाए। इसमें अगर इजाफी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपके चैनल या आपकी इस गुफ्तगू के अलावा हम एडिशनल कम्युनिकेशन भी करेंगे। ये अच्छा आइडिया है, बिल्कुल दुरुस्त। और ये तो मिसाल के तौर पे इसका वाज़े तौर पे ऐलान होना चाहिए, या ये कि कम से कम जिस सेंटर पे वो जा रहे हैं जहाँ पर पता है कि आज एडुकेट तादाद नहीं है, वहाँ बाहरी वाज़े तौर पे लिख दिया जाए कि आज ये मसाइल हैं, आप कल आइए या 4 दिन बाद आइएगा, ताकि लोगों को बेचारों को क्यू में 2-2, 3-3 घंटे खड़े होने के बाद ये ना मिले। नहीं, ये तो ज़्यादा मुश्किल बात है। ठीक है, एक इतनी बड़ी सप्लाईज है, 1 करोड़ 2.25 करोड़ लोगों को लग रही है, बाकी लोगों को लगनी है, उसमें शॉर्टफॉल हो सकता है 2-3 दिन का, ये कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं है, लेकिन लोगों की आगाही नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त क्रिटिसिज्म है जी, इसमें कोई शक नहीं। बेहतर कम्युनिकेशन इस मामले में हमें सब कोई करने की जरूरत है। सही कह रहे हैं आप। कल परसों तरसों ये सूरत हाल रहेगी डॉक्टर साहब, ताकि हम वैसे ही अभी बोले लोगों को 3 दिन ना जाएं? मैं समझता हूं जी कि वैक्सीन अभी भी मौजूद हैं, वैक्सीन लग भी रही हैं और अगले 3-4 दिन लगती भी रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रेशर रहेगा सिस्टम के अंदर अगले 3 से 4 दिन। मैं समझता हूं कि इसके बारे में एग्जैक्ट कम्युनिकेशन हम सुबह प्रॉब्ली एनसीओसी से इजाफी तौर पे कर देंगे। और ये भी ज़रूरी है डॉक्टर साहब के मिसाल के तौर पे, जैसे अभी हमने सुना कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी कंपनी कह रही है कि आज तुम्हारी डेट है, दूसरी वैक्सीन की जाके लगा कर आओ। लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर 2, 4, 6, 8 दिन आगे पीछे हो जाती है ये वैक्सीन सेकंड डोज, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है जी बात। ये जो 3 या 4 हफ्ते का स्टिपुलेटेड पीरियड होता है 2 डोजेस के दरमियान, ये रिकमेंडेड होता है और इसमें खासी लचक होती है, काफ़ी दिनों की बल्कि चंद हफ्तों की लचक होती है। तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन इसको ज़रा और क्लियरली बताने की भी ज़रूरत है कि इसमें ऐसी बात नहीं कि अगर चंद दिन ऊपर हो जाते हैं तो खुदा न खास्ता को बहुत मसला होगा। और डॉक्टर साहब ये भी ज़रा सा क्लियर कर दीजिए कि जो अभी आपने कहा कि अभी कुछ एक इसमें इश्यूज़ आए हैं, कोई जो हमारी कंसाइनमेंट है वो शुरू, लेकिन आगे जो कंसाइनमेंट के हमारे फ्लोज़ हैं, जो हमारी इस सिलसिले में कम्युनिकेशंस हैं बाहर सप्लायर्स के साथ, और जो हमें
आगे जो हमारी इत्तलात हैं वो कितना स्मूथ है मामला, वो पाइपलाइन में जो हमारी कंसाइनमेंट्स हैं वो कितनी स्मूथ है? कामरान साहब, पाइपलाइन में कंसाइनमेंट्स और कमिटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ हैं, लेकिन ये भी जहन में रखिए, जैसे आप समझ सकते हैं कि जहां एक ऐसी कमोडिटी, ऐसी चीज़ है जिसकी ग्लोबल सप्लाई की शॉर्टेज है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इवन मुस्तनद सप्लायर्स जो हैं, जो बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं, सारा कुछ, उनको खुद भी अपने प्रेशर्स महसूस होते हैं और हो रहे हैं, और इसी वजह से ये चीज़ सामने आई है। बहरहाल उसको इंश्योर करने के लिए हम फॉरवर्ड बाइंग और प्लानिंग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक अनसर्टन मार्केट है। ये ऑर्डिनरी किसी एक कमोडिटी का खरीद फरोख्त नहीं है, ये उसकी जो खरीद है ऐसी चीज़ की है जो शदीद शॉर्ट सप्लाई में है दुनिया भर में, और मैं समझता हूँ कि अगला महीना, डेढ़, दो ये ऐसे ही रहेगी। इसीलिए हमने कोशिश कर रखी है कि हमने एडवांस में ऑर्डर्स और सप्लाईज बुक कर रखे हैं, लेकिन ये इंश्योर करना है कि जिनको बुक कर रखे हैं वो उस ऑर्डर्स और सप्लाईज को ऑनर करें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैसल सुल्तान कह रहे थे कि अगले 3-4 दिन वैक्सीन के हवाले से मुल्क में किल्लत का सामना हो सकता है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।